Additional exercise 4.19. Additional exercise 4.19. Okay. फोर 4.18 इसलिए नहीं करवाया कि सभी फार्मूला जो 4.18 की जो फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। कौन सा 4.18, जिसकी न्यूमेरिकल एमसीक्यू हम करेंगे तो पता भी चलेगा। इसलिए मैंने वो 4.18 नहीं किया। डिफरेंट एंगल के लिए उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन है 4.18 में, इसलिए 4.18 मैंने नहीं पढ़ा। 4.19 हमने कंप्लीट कर लिया ना लास्ट में। ओके चलो 4.20 लिखा है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग द Helmholtz coil is a uniform in a small region and it's a units 0.75 Tesla. The same region uniform electrostatic field is maintained in the direction normal to the common axis of a coil. Normal to the common axis of a coil. Okay, normal मतलब 90 degree. A narrow beam of charged particle all excited through a 15 kilovolt entered this region indirectly proportional to both the axis of the coil and the electrostatic field. If the beam remain undeflected, when the electrostatic field 9 into 10 raised to minus 5 volt upon meter, 9 into 10 raised to minus 5 लिखा plus 5 चेक करो दो। field electrostatic field 9 into 10 raised to क्या लिखा है minus 5 plus 5 minus 5 अब माइनस 5 को प्लस 5 करो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी माइनस 5 में नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड माइनस में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑलवेज प्लस 5। ओके मैं सिंपल the beam contained, why is the answer is not unique? ओके चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या बताया कि हमने Q by 2m नहीं लेकिन E upon 2m वाली रेशियो लिखी थी चैप्टर के अंदर। E upon 2m रेशियो को हमने गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऐसा कुछ लिखा था। ऐसे तो Q by 2m होता है, Q मतलब चार्ज और मास, E upon 2m मतलब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया था इसलिए। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की मैग्नीट्यूड क्या थी? गायरोमैग्नेटिक रेशियो की मैग्नीट्यूड जो मैंने आंसर दे दिया कि E by 2m इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। हमने लिखा भी था कूलम अपॉन केजी उसकी यूनिट होती है। और वो भी बताया कि सपोज रेसिप्रोकल है केजी बाय कूलम तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी E by 2m की? जल्दी E upon 2m मैग्नीट्यूड क्या होगी? नहीं पता। 8.8 into 10⁻10 कूलम अपन केजी वो लिख दिया था। ये हम पहले वही काम करेंगे कि इस टाइप की रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको वेलोसिटी चाहिए क्योंकि हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VQ। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? W इज इक्वल टू VQ। ओके W इज इक्वल टू VQ वाली फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो जिससे हम 1/mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके यहाँ पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सभी परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। इस तरह से हो सकता है सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। किसी को आपने y बताया, किसी को z तो ये x पे है, वो ये x पे है, ये y तो ये z पे होगा। तीनों एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। जब इस टाइप की सिचुएशन है तो पहले हमने एक फार्मूला डिराइव किया वेलोसिटी इज इक्वल टू E upon b। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फार्मूला यूज होती है। ओके फील्ड कितना दिया? so 9 into 10⁻5 माइनस में लिखेंगे प्लस 5 and 0.75 the magnetic field
0.75 से मैग्नीट्यूड, सब से 2 जीरो ऊपर रख देंगे तो 900 डिवाइड बाय 75 कितना हो सकता है 12, मतलब 1.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये इसकी क्या होगी वेलोसिटी। अब इससे हम Q by M वाली रेशियो कंप्लीट करेंगे, कौन सी Q upon M। सो नाउ W is equal to big Q, so 1/2 mv square, V मतलब पोटेंशियल, इसको अलग साइन रखेंगे, ओके, इनटू Q। अब चलो यहाँ Q by M कंप्लीट करना है, सो Q by M, ये M इधर है तो फॉर्मूला कौन सी बनेगी Q स्क्वायर अपॉन ये पोटेंशियल है, ओके। वेलोसिटी हमने जो कैलकुलेट की 1.2 10⁻⁶, टू इंटू पोटेंशियल 15 किलो वोल्ट ऐसा लिख के दिया है, 15 किलो वोल्ट मतलब 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ रेशियो फाइंड करके दो। क्या रेशियो हो सकता है इसके आंसर क्या आएगी 4.8 into 10 to power 7. 4.8 into 10⁻⁷, ये 12 हुआ, 12 में से 3 जाएगा मतलब 9, ओके ओके, जब 2 जीरो शिफ्ट किए 30 है, ओके डन। 4.8 into 10⁻⁷, ओके। उन लोगों ने एक एजम्पशन की है कि चार्ज पार्टिकल इज द गिवन बीम मे बी ड्यूटेरॉन, मे बी ड्यूटेरॉन। ये ड्यूटेरॉन के लिए हम क्या लिखते हैं H12, ड्यूटेरॉन के लिए क्या लिखेंगे H12, और ड्यूटेरॉन के लिए चार्ज अपन मास लिखेंगे चार्ज अपन मास E/2m। चार्ज किसे का मास डबल होगा E/2m, E/2m। अब इसको कैलकुलेट करके चेक करो 1.6 10⁻⁻⁹ अपॉन 2 1.67 10⁻⁻27 मास ऑफ न्यूक्लियन। चेक करो ये आंसर इक्वल होता है क्योंकि आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो +8 होगा, +8 मतलब मिल जाएगा। देखो ये इक्वल सपोज मान के मैंने कैंसिल कर दिया, इक्वल मान के कैंसिल कर दिया। ये ऊपर क्या था 10⁻8, इसका मतलब 10 into 10⁻7 डिवाइड बाय 2 अप्रोक्सीमेट 5 into 10⁻7, यही आंसर होना चाहिए। चेक करो इसकी आंसर इतनी ही आएगी। आंसर मिला? टेन रेज़ टू 7 में कैलकुलेट करके देना है 4.79 4.79. ओके 4.79 मतलब वही हुआ ना 4.8 10⁻⁷ कूलम अपन केजी। क्लियर? तो उन लोगों ने लिखा कि ये जो आंसर है ये यूनिक, ओके। उन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा है व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक। ये यूनिक आंसर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सपोज आप He+2 के लिए कैलकुलेट, ये ड्यूटेरियम के लिए H12 He+2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 चार्ज होंगे तो मास 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब अगेन E/2m मिलेगा।
ओके, Li+3 के लिए लिखेंगे Li+3 कितने चार्ज होंगे 3, लेकिन मास 6m, तो अगेन ये E/2m, मतलब ये सभी के लिए आंसर इसी तरह से मिलता है, इसलिए ये यूनिक नहीं है। ओके, ये लिख के दिया है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये फिनोमेना 8 चैप्टर में आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन मिलती है। इसे मैंने बताया सपोज x है, ये y है, ये z है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v is equal to E/b से कैलकुलेट हो सकता है, E/b से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वेलोसिटी की, उससे हमने E/m के रेशियो कैलकुलेट की और उसी तरह से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 4.21, the straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and the mass 60 gram is suspended by the two vertical wire. At its end, a current of 5 ampere is set up in the rod through the wire. अब चेक करो कि सपोज एक रॉड दिया, ये करंट की डायरेक्शन है और इसको हम, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो टेंशन इधर भी बता सकते हैं, उधर सिमिलर मेथड यहाँ भी होगा। ओके, रॉड के अंदर पास वाली करंट I, वेट डाउनवर्ड mg, वेट डाउनवर्ड mg। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। Suspended by the two vertical wire at ends, 5 ampere current is set up in a rod through a wire. Okay, first, what magnetic field should be the setup normal to the conductor in order that the tension in the wire is zero? Simple चीज है, एक सिंपल कंडीशन कि वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और दोनों वायर में टेंशन अपवर्ड, दोनों वायर के अंदर टेंशन कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट mg and tension in upward direction। ओके, तो ये वेट को सपोर्ट कौन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये चेक करो, देखो इस तरह से करंट पास हो रहा है, करंट इस तरह से पास होगा, तो करंट जब इस तरह से पास, तो फील्ड लाइन इस तरह से मिल सकती है, फील्ड लाइन। ओके, तो यहाँ फील्ड लाइन क्या मिलेगी, सपोज आप करंट की डायरेक्शन में रॉड रखेंगे तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन उन्होंने ड्रॉ करके दी है क्रॉस, और ILB लिख के दिए। इसका मतलब क्या है कि वेट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेट इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। करंट पास करेंगे तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगी वो अपवर्ड होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, टेंशन बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब वेट और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो टेंशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कंपैरिजन क्या करेंगे, सो ILB sin 90 is equal to mg, ILB sin 90 is equal to क्या लिखेंगे mg। तो ये रॉड पे फोर्स लगेगी और वो टेंशन बराबर होगी। ओके, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, सो नाउ ILB is equal to mg, कैलकुलेट क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mg अपन IL। सो नाउ मास कितना दिया, 60 ग्राम, 60 into 10 raised to -3, G9.8। Electric current from wire is the N45, 5 ampere current and 0.45 meter is the length। ओके, कंप्लीट करोगे क्या मिलेगा,
मैग्नेटिक फील्ड कितने मिलेगी? कितना आंसर होगा? 261 into 10 raised to minus 3. 261.3 into 10 raised to minus. 261.3 into 10 raised to minus 3. इसका मतलब 0.2613 टेस्ला. 0.2613 टेस्ला. ओके, क्लियर? Yes, अब sir. इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है उतना वेट बराबर, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो इसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगी? 0. अब उसने बी ऑप्शन लिखा, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर. पहले जितना ही रखा है लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. ओके, अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेट था उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी? जिस डायरेक्शन में वेट है उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स, दोनों वही मिलेगा. ओके सर, अब क्या लिखेंगे कि नाउ टेंशन टी डैश, पहले टी था, टी डैश, टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? यही ILB sin थीटा प्लस mg. पहले दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे. ओके, तो न्यू टेंशन की वैल्यू मिलेगी ILB प्लस mg. ILB प्लस mg. ओके, ILB कितना था जब हमने कैलकुलेट किया था? तो ILB कितना था वो बता था आपको? ILB की वैल्यू कितनी थी जब ये हमने कैलकुलेट किया? तो ILB इक्वल टू mg था, ये लिखा ILB इक्वल टू mg, तो यहाँ भी हम ILB इक्वल टू mg लिख सकते हैं. इसका मतलब 2mg जितना टेंशन मिलेगा. टेंशन जो था पहले वो 0 था, लेकिन अब mg प्लस mg 2mg जितना टेंशन मिलेगा. इसका मतलब 2 मास होगा 0.06 या 16.2. तो कैलकुलेट करो टी डैश क्या मिलेगी? 1.17. ओके, 1.17. 1.17 न्यूटन. सपोज हर बार आंसर लिखते एक चीज याद रखो, यहाँ जो है वो डिजिट सपोज 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे ऐड कर देना, वरना ऑलवेज एक डिजिट वाली एरर आएगी. अब 1.18. 1.18 आएगा. यहाँ कितना है? 6. 6. 6 लिखो या 1 लिख कर दो, दोनों मेथड चलेगी. क्लियर? तो ये नॉर्मल चीज है कि इनिशियली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखी थी कि जिससे मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स अपवर्ड थी और वेट डाउनवर्ड, तब स्ट्रिंग में जो टेंशन था वो 0 हो गया. तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड रखनी पड़ेगी? तो हमको मिला 0.2613 टेस्ला. अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब फील्ड तो उतनी मिलेगी, लेकिन अब दोनों से लगने वाली फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी. इसका मतलब टेंशन प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग डैश इज इक्वल टू ILB sin थीटा प्लस mg. ये मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स है और प्लस वेट. ओके, लेकिन थीटा 90 है, सो ILB प्लस mg. ओके, ILB कितना मिला था? mg जितना ही होता है, सो mg प्लस. हाँ, सपोज आपको नहीं पता चलता, आप सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आंसर तो उतना ही होगा, लेकिन ये तो पता था इसलिए हमने ऐड कर दिया कि ILB इक्वल टू mg, mg प्लस mg 2mg से आंसर हो जाएगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट 4.22 कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चीज है, मैग्नेटिक नंबर ऑफ फार्मूला है, और एक्सरसाइज और जब इलास्टिक हमने चेक किए तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं थी. ओके, इसलिए इसमें जो एडिशनली दी है, जो काम में आते, जो रिपीटेडली है, वही क्वेश्चन कंप्लीट करना है. 4.22 the wire which connected the battery of an automobile to the starting motor
करेंगे करंट 300 एम्पियर। चलो आगे बढ़ो पहले। फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart, the force attracting or repulsive। अब देखो पहले तो इस टाइप की जो वायर होती है, जो इनफाइनाइट लेंथ या पैरेलल वायर जो रहेगी, उसके लिए फोर्स की फॉर्मूला F इज इक्वल टू U0 I1 I2N अपॉन 2 पाई R या Y, जो भी 2 पाई R 2 पाई Y 2 पाई X कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमको कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इन लोगों ने क्या लिख के दिया हमको, तो इसमें लिख के क्या दिया, तो सेपरेशन दी y इज इक्वल टू पॉइंट, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर लिखा था। ओके, सेकंड इज द इलेक्ट्रिक करंट, I1 I2 is 300 एम्पियर। तो सबसे पहले हमको वही आंसर मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, म्यू 0 अपन 4 पाई, म्यू 0 अपन 4 पाई, so 10⁻⁻⁷, but म्यू 0 अपन 2 पाई, so 2 into 10⁻⁻⁷ into 300 into 300। ओके, लेंथ तो यहाँ गया 2 पाई हो गया, so 0.015 not y but r। ओके, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखो ये ये भी 2 0। ओके, सपोज ये 3 ऊपर, ये आप कंप्लीट करेंगे, इससे तो 10⁻³ होता है, लेकिन ये 3 ऊपर जाए 10⁻³ कितना होगा, 6 हो सकता है। ये 2 और ये 2 कितना, 10⁻³ 1.2 आएगा। ये ऊपर जाएगा तो +3 होगा ना, तो 1.2 आंसर मिलेगा। 1.2 यस 1.2। लेकिन इसकी यूनिट याद रखो, न्यूटन अपॉन मीटर। हम उन लोगों ने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन लेंथ 0.7 मीटर या 70 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ F is equal to 1.2 into L। 70 सेंटीमीटर वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब 1.2 into 0.7, आंसर 0.84। 0.84 ओके न्यूटन। क्लियर। ऐसे तो हम ये लेंथ डायरेक्ट यहाँ लिखते तो भी हो जाता, लेकिन हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लिख के दिया है उन लोगों ने। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart। तो बाद में कैलकुलेट करना था, पहले डायरेक्ट, बहुत से लोग इसमें कहते हैं n = 70 सेंटीमीटर मतलब 0.7 ऐड करते हैं, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो हमने कंप्लीट नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। Okay, now 4.25. 4.25. A circular coil of 20 turns n equal to 20. Radius 10 centimeters is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla, normal to the plane of the coil.
if the current in a coil is 5 ampere, I is equal to क्या लिखेंगे 5 ampere, B is equal to 0.1 Tesla and radius 0.1 meter because 10 centimeter. Number 1, total torque on a coil. अब देखो अरेंजमेंट क्या है, जो अरेंजमेंट लोगों ने बताई कुछ इस तरह से, कॉइल से करंट पास होगा, कॉइल से जब करंट पास होता है इस डायरेक्शन में पास होता है, ओके, जब यहाँ से अंदर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, ओके। अब इसकी एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगी, एरिया भी उसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो नंबर 1 से पूछा टॉर्क, क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, mb sin थीटा NIAB sin theta, but theta is equal to torque is equal to 0 Newton meter, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर। नाउ सेकंड नंबर, टोटल फोर्स ऑन अ कॉइल, टोटल फोर्स। हर एक चीज है, देखो ये स्ट्रेट वायर नहीं सर्कुलर है, ये क्या है सर्कुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि वायर वाली जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Df is equal to IDL क्रॉस B, IDL क्रॉस B, ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, Df is equal to इंटीग्रेट IDL क्रॉस B, IDL क्रॉस B, ओके। अब टोटल लेंथ के लिए बात Df, ओके, जब वेक्टर एडिशन होता है DL मतलब क्या होता है वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर के लिए बताया, तो वेक्टर एडिशन इंटीग्रेशन के लिए मतलब यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक की वेक्टर एडिशन क्या होती है 0, वेक्टर एडिशन का मतलब फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट और लास्ट की फाइनल पॉइंट, अब सब दोनों इक्वल है तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये टोटल फोर्स सपोज हम F लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 क्रॉस वेक्टर B, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि अब सपोज ये रिंग है, आपने स्मॉल एलिमेंट ड्रॉ किए, कहीं से भी स्टार्ट किया वापस वही आएंगे, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, इसका मतलब वेक्टर एडिशन क्या होगा 0 और फोर्स 0, यहाँ तक दिमाग नहीं लगाना तो यहाँ से भी मिलता है, टॉर्क 0 मतलब फोर्स 0, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, टॉर्क के लिए क्या लिख सकते हैं R क्रॉस F, F 0 होगा मतलब फोर्स 0 होगा, लेकिन एक्सप्लेन करने की मेथड डिफरेंट है, एक्सप्लेन इस तरह से किया जाएगा, ओके। थर्ड पॉइंट, every force on each electron in the coil due to the magnetic field, the coil is made of a copper wire of cross section 10⁻⁻5 meters square and the free electron density in copper is given to be 10⁻29 meter/3, okay। सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, ओके। सबसे पहले तो इसमें क्या लिखेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन होंगे, सो n इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन कितना a, लेंथ कितनी dl, तो ये तो क्या हुआ वॉल्यूम इनटू नंबर डेंसिटी, देखो लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू नंबर डेंसिटी मतलब total number of electric charge, total number of electric charge। Now df is equal to IDL B sin theta, ओके, यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, यहाँ थीटा क्या मिलेगा 90 हो जाएगा, एंगल बिटवीन DL एंड B, देखो DL यहाँ मिलते हैं, B इस डायरेक्शन में मिलता है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90, क्लियर, एंड देयरफॉर df is equal to IBDL, df equal to
IBDL। ओके, ये सभी पे मैग्नेटिक फोर्स है एनी वन के लिए, तो DF डैश इज इक्वल टू DF बाय N। DF डैश ठीक है, उसने एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख के दिया, इससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किया, उससे डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ, IBDL अपॉन ADL into N, cancel, so force on each electron, IBA into N। so now electric current कितना दिया था, 5, magnetic field 0.1, क्रॉस सेक्शन उन लोगों जो लास्ट में लिख के दिया ना वही यूज करना है, 10⁻⁵ एंड 10⁻29। इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻24, 24 ऊपर जाएगा तो -24, और ये मतलब क्या होगा -25। सो आंसर 5 into 10⁻⁻25 न्यूटन फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Yes, sir. ओके जा, और दो कंप्लीट करेंगे 27 एंड 28, इसका मतलब एडिशनल कंप्लीट 27 एंड 28। Okay, now 27 number, a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm. Galvanometer coil, the resistance of galvanometer is at 12 ohm. And the meter, so the full deflection for a current 3 milliampere. Okay, full deflection 3 milliampere. 3 milliampere करंट पास करेंगे तो फुल डिफ्लेक्शन देगा। फुल डिफ्लेक्शन देने का मतलब ये इसकी करंट कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी IG, करंट सेंसिटिविटी एंड करंट कैपेसिटी दोनों डिफर है। सर पेलो IG चैनल, हाँ IG, करंट कैपेसिटी एंड करंट सेंसिटिविटी दोनों डिफर है। करंट सेंसिटिविटी मतलब phi/I, करंट कैपेसिटी मतलब इतना करंट पास करेंगे कि जिससे फुल डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसका IG 3 मिली एम्पियर मतलब 3 into 10⁻⁻3। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा, How will you convert the meter into the voltmeter of range 0 to 18 volt? Okay, 18 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में उसको हमको कन्वर्ट करके देना है। सिंपल चीज है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के गैलेट के साथ आप सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, सो गैलेट कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, गैलेट कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है तो सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस R is equal to V upon IG minus C, ये वाली फॉर्मूला थी। रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस RS equal to V upon IG minus C। ओके, V 18 वोल्ट, IG 3 milliampere and 12। ओके, ये रेशियो 6 into 10⁻³ मतलब 6000 minus 12 आंसर इज 5988. 5988 ओम। ओके, इतना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इतना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब उन लोगों ने बताया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर ऐसा लिख सकते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर RS प्लस G। ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया कि आप इतना रेजिस्टेंस गैलेट के साथ सीरीज में रखेंगे तो गैलेट 18 वोल्ट बताएगा, गैलेट कितना देगा 18 वोल्ट। लेकिन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैलेटर तो क्या लिखेंगे,
सीरीज में आपने इतना रेजिस्टेंस लिखा, गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये होगा 5988 प्लस 12 6000 ओम। कितना होगा? 6000 ओम। तो पहले भी बता कि वोल्टमीटर ऑलवेज इन पैरेलल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 12, और ये रेजिस्टेंस चेक करो, वोल्टमीटर बनाना है तो उसको 6000 ओम की रेजिस्टेंस तक ले जाना पड़ेगा। तो मतलब इतना रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और जब ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वही गैल्वेनोमीटर 18 वोल्ट तक मेजर करके देगा। क्लियर? तो इसलिए उन लोगों ने ये न्यूमेरिकल दिया है। ये एक्सटर्नल पोर्शन मतलब एक्स्ट्रा पोर्शन है, उन लोगों ने तो यहाँ तक ही बताया था। ओके, अब उसी तरह का उन लोगों ने ए मीटर के लिए कंप्लीट करके दिया। ये मीटर में क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर कॉइल the resistance 15 ohm, चलो G equal to 15, G resistance 15 ohm, and the meter show full deflection for the current 4 milliampere. So IG is a 4 milliampere. How will you convert the meter into the emitter of range 6 ampere? 6 ampere measure करना है। ओके, 6 एम्पियर मेजर करें तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉलर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से कॉल्ड शंट। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉलर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। सो रिक्वायर्ड शंट S इज इक्वल टू IG इनटू G अपॉन I माइनस IG। IG is 4 into 10 raised to minus 3 because 4 milliampere. G 15 ohm, I 6 minus 4 into 10 raised to minus 3। कैलकुलेट करके आंसर दो। $30 ohm, 3.33 into 10 raised to minus 3. जस्ट अ मिनट, क्या आंसर दिया आपने? 3.33 into 10 raised to minus 3. 30 ohm. 30 ohm आ रहा है। यस 30 सर, ohm आ 30 ohm आ रहा है। और कुछ? ये तो थर्ड ब्रेन से भी गलत आंसर दिया आप लोगों ने। ऐसा हुआ कि सिंपल बताया था कि जो रेजिस्टेंस सब कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल शंट मतलब स्मॉलर वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है, तो इससे तो कम होगा, मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। 10 into 10 to power minus 3 આવે છે। फिर से 10 into 10 to power minus 3। 10 into 10 raised to minus 3। अब देखो आपने क्या काम किया होगा, जिन जिन लोगों ने कैंसिल किया, कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन तो मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब ये होगा 20 10 raised to minus 3 6 minus 0.004। ये मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, अब आंसर मिलेगा। So S is equal to 20 into 10 raised to minus 3. The difference is 5.996। सर 60 आएगा ऊपर। सर 15 into 4 16 है, 20 केवी देता है। ये है सॉरी। ओके, अब आंसर दो। मतलब ये अप्रोक्सीमेट 6 कैंसिल हो सकता है, तो आंसर ये એટલે राइट 10 જ આવશે। Sir, 10 into 10 raised to minus 3.
10 into 10 raised to -3 and therefore required shunt is 0.01 ohm. ऐसे भी शंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए. क्लियर? ओके चलो अब इसमें भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर सपोज आर, तो आपने क्या किया था गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्ट किया है G और S, तो दोनों पैरेलल में है, तो G into S upon G plus S is the resultant. ओके G की वैल्यू क्या है 15 into 0.01 upon 15 plus 0.01. So this multiplication is 0.15 divided by, कितना आंसर आता है 0.001 डबल 0 1 और सिंगल 0 1 00 0.01 0.01 ए 0.009 हाँ 0.009 है. ओके 0.009 ओके और 9 भी रहेगा मतलब 0.001. 01 ये मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ पता चलेगा कि वही आंसर आ रहा है जो शंट का है, अप्रोक्सीमेट वही आंसर आएगा जो शंट के लिए हमने कैलकुलेट किया. इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी लेकिन ऐसा शंट कनेक्ट करेंगे कि पैरेलल के अंदर जब रिजल्टेंट फाइंड करें तो अप्रोक्सीमेट इतना ही आंसर मिलेगा. समझो कि जब ये एमीटर के तौर पे कनेक्ट किया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस 15 है, तो जब यहाँ से करंट पास होगा तो करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज नहीं करना इसलिए हमने क्या कनेक्ट किया शंट. शंट कितना रखा 0.01, तो रिजल्टेंट भी कितना मिला 0.01. कहाँ रेजिस्टेंस 15 था और कहाँ डिक्रीज हो गया 0.01 हो गया, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 हो गई और इसलिए ये गैलेंटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? Yes. कंप्लीट किए थे न्यूमेरिकल कौन से थे एक बार लिस्ट उसकी कंप्लीट कर दे. सबसे पहले 20 पहले नंबर 21 21, 20 21 20 25, 25 27, 28. 27 and 28 22 उसके बाद 25 5, 27 and 28. 27 and 28. ओके ओके आगे जो भी किया था वो भी एडिशनल था, ये भी जो हमने कंप्लीट किया एडिशनल है. और इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला ऐसी जो सबसे ज्यादा हमको याद रखनी है वो पहले भी हमने लिखवाई थी. ओके रिंग के लिए जब होता है तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंट एंगल थीटा होगा तो रिंग के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है पता है μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई r, सॉरी 4 थीटा नहीं 4 पाई r ऐसा लिखा होगा. ये मैंने आपको फॉर्मूला दी थी कि अब डिफरेंट एंगल है, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको टेक्स्ट में नहीं मिलती, लेकिन डिफरेंट एंगल के लिए जब हम कैलकुलेशन पूछेंगे सर μ0 I upon 2r લખાઈ હતી રિંગ ની. एक मिनट मैग्नेटिक फील्ड μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई r, ये किस तरह से लिखा होगा ओ μ0 I अपॉन 2r, ये रिंग के सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड है, रिंग के लिए सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड है. अब सपोज μ0 I अपॉन 2r, सपोज मैंने थीटा रखा तो नीचे 2 पाई रख दिया. क्यों? ये फॉर्मूला किसके लिए थी सर्कुलर की. सर्कुलर मतलब पूरा सर्कल मतलब 2 पाई कैंसल तो हो गया ये फॉर्मूला आ गई. लेकिन किसी भी एंगल के लिए कैलकुलेट करना तो यहाँ थीटा रख दो. सो μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई r, डिफरेंट एंगल के लिए आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देगी. ओके क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कंप्लीटली आप कर पाएंगे. ये देखो ऐसी एक न्यूमेरिकल पुराने सिलेबस में थी, मैं यहाँ बता रहा हूँ थे आपको पता चल जाए. ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री. यहाँ से 6 एम्पियर करंट एंटर होता है, यहाँ से 6 एम्पियर करंट वापस बाहर आएगा. तो
तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ओके, उन लोगों ने रेडियस दी है 0.2 मीटर। रेडियस कितनी बताई? R इज इक्वल टू 0.2 मीटर। करंट कितना मिला? 6 एम्पियर। ओके, चलो इस फॉर्मूला से होगा, वरना ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास जिससे मैं इसको कैलकुलेट कर पाए। क्या लिखेंगे? म्यू 0 इलेक्ट्रिक करंट 6, थीटा कितना होगा? 90। हमको पूरी आर्क के लिए एंगल फाइंड करना है, जो खाली उसके बाद नहीं। हाँ, देखो ये तो सिर्फ मैंने क्या बताया, ये वायर नहीं है, ये तो सिर्फ क्या बताया कि सेंटर के साथ ये आर्क कितनी है, यहाँ से करंट हुआ, ये आर्क है और यहाँ से बाहर निकला, ये बता कि ये एंगल 90 बनता है। ये 90 बनता है मतलब 360 से 90 लेस करना पड़ेगा, और 360 से 90 जाएगा मतलब 270। 360 से आप 90 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 270। और 270 को हम 3π/2 रेडियन ऐसा लिखते हैं। 270 जो है इसको हम क्या लिखते हैं? 3π/2। चलो म्यू 0 I इसको मैंने लिखा 3π/2 4π, एंड रेडियस कितना है? 0.2। पाई को करो बाय, कंप्लीट। सो म्यू 0 4π, ये 4 into 3.14 10⁻⁻⁷ 6 3 4 and 0.4। कंप्लीट में अच्छा आंसर मिल जाएगा। पहले तो ये 4 कैंसिल हो गया। और 1.41 1.41 into 10⁻⁵ -5 ओके, 1.41 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। इसका मतलब इस टाइप की जितनी भी लूप है, डिफरेंट एंगल, कभी कभी तो लोग ऐसे ऐसे डायग्राम बनाएंगे ना, यहाँ से करंट पास हुआ, अब देखो ये जो वायर है यहाँ से पास हुआ मतलब वायर से सेंटर पे मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड 0। पहले भी बताया था कि ये पोजीशन वेक्टर और ये करंट एलिमेंट दोनों यहाँ से सेंटर से पास हो जाते हैं, मतलब थीटा इक्वल टू 0। देखो यहाँ पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो आईडीएल क्रॉस आर कैरेट अपन आर स्क्वायर, ये किसकी फॉर्मूला थी? बायस सावर्ट में। तो ये करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर उस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में क्रॉस मतलब क्रॉस नहीं लिखना है तो साइन थीटा। तो थीटा 180 हो जाएगा, थीटा जब 180 होगा तो ये 0 हो गया, मतलब ये दोनों वायर से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अब इस टाइप की जब लूप होती है तो सही खत्म होगा, म्यू 0 I थीटा अपॉन 4πr। ये सबसे इजी मेथड है ये कंप्लीट करने की। ओके, तो आज ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना शुरू करेंगे। क्लियर? ओके सर, एमसीक्यू कहाँ तक पढ़े रहे अभी? ट्यूसडे थर्सडे में सर ने एमसीक्यू कौन से पढ़ाया? सर हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज में 4.8 और 4.9 बाकी है। नेक्स्ट 4.8 तो हो गया है सर। 4.8 हाँ 4.8 हो गया, 4.9 कर दिया, सही कहो सर। 9 भी करा दिया है क्योंकि एक्सेस में कुछ लैप नहीं किया। चेक करो ये कौन से वीडियो में, क्योंकि कंटिन्यूटी में वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा था, इधर उधर कैलकुलेट नहीं करवाया, ये कैलकुलेशन सही किया था। और जो आपने 4.8 बताया वो तो ऐसा था कि ये थियरी है, 4.8 वाला जो न्यूमेरिकल वो थियरी है। करंट जब पास करेंगे
आउटसाइड इनसाइड इन सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो कैलकुलेशन दी है। ओके, तो फोर्थ फिफ्थ कंटिन्यू कैसा, मैं आपको पूछा कि मंडे और सॉरी ट्यूसडे और थर्सडे, सर अभी कौन से एमसीक्यू पढ़ा रहे? अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 चला रहे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थोड़ी बहुत थियरी। मेरा खा रहा है, वो कहते नहीं किया। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने थियरी पढ़ा। थियरी पढ़ा लास्ट लेक्चर में थियरी थोड़ा वो टॉपिक्स है। हाँ ने थोड़ी फॉर्मूला समझाई। मतलब वो गॉस इक्वेशन वाला ही होगा। गॉस इक्वेशन ही होगा तो मेरे ख्याल से कूलम्ब्स लॉ होगा। डिफरेंट आर्क के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाते होंगे। यस सर। इलेक्ट्रिक चार्ज वाली आर्क के लिए। चलो कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे तो पहले भी हमने किया था कि सपोज डायपोल ऑन जेड एक्सिस और फील्ड आपको एक्सिस पे कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लिखी थी kp बाय r क्यूब, और सपोज इक्वेटर पे करना है तो माइनस kp बाय r क्यूब। नहीं तो सर को मुझे देखिए फोर्थ ये फिफ्थ में नेक्स्ट से कंप्लीट करना शुरू कर दूंगा। कल ही होगा मेरा नहीं, फिफ्थ स्टार्ट जो फिफ्थ बहुत इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और वो मैटर एंड मैग्नेटिज्म होगा। ओके, वो जो रहेगा वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर ऐसा लिख के दिया है। मैग्नेटिज्म तो रहेगा लेकिन मैटर से डिफरेंट मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो काम करना, मतलब सभी फॉर्मूला इसी चैप्टर से। लेकिन वर्क तो क्या चैप्टर नंबर 3 की न्यूमेरिकल होगी 3 बजे, बराबर? यस न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 3। सर कल पवन सर का लेक्चर होगा। क्यों कल क्यों कल क्यों? उनकी ट्यूसडे और थर्सडे दो ही होते हैं ना। ओके, ट्यूसडे थर्सडे दो लेक्चर में क्यों होती है? कल तो मैं ही लेक्चर लूंगा ना, सैटरडे तो मेरा ही पीरियड होता है। नहीं उनका एक मिस हो गया था तो उन्होंने बोला था कि एक बार मैं सैटरडे एडजस्ट कर लूंगा। हाँ हो गया, पिछले थर्सडे को हो गया था वो, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। हाँ तो फिर 15 अगस्त आ गई सैटरडे को। हाँ तो सैटरडे तो ऐसा भी नहीं था लास्ट टाइम, और इस बार तो अभी तक मुझे बात नहीं हुई क्योंकि इनका जो लेक्चर की प्रॉब्लम हो रही है वो 8 o'clock इसलिए ले रहे हैं उनको 10:30 लेक्चर होता है स्कूल में डिफरेंट जगह, इसलिए हाँ इसलिए अभी वो एडजस्टमेंट करना है। मैंने भी बताया कि वही टाइम पे लेक्चर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि 8 to 9 पॉसिबल नहीं कि बीच में जगह खाली रहती है, और हो सके तो उसी टाइम पे ले 10:30 to 12 के अंदर तो अच्छा रहेगा। एडजस्ट करेंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसलिए आपको पूछा कि सर सपोज थर्ड के हो गए सभी, थर्ड के एमसीक्यू हो गए? हाँ थर्ड के करवा दी गई मोस्ट ऑफ। यस सर। एक चीज और, सर जो करवा रहे हैं लेकिन साथ में आप दर्पण पढ़ेंगे। ये दर्पण के अंदर गुड सेट, क्योंकि देखो 12th की जो एमसीक्यू है ना वो 3 जगह नीट, जेडबलई, बोर्ड एग्जामिनेशन एंड गुड सेट सबके लिए काम में आएगा। और इसलिए आपको नॉर्मल विदाउट कैलकुलेशन, लॉजिकल क्वेश्चन, राइट या रॉन्ग, ये सभी क्लियर पढ़ने हैं। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया तब तक तो मैंने 100 एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाए थे डिफरेंट, लेकिन अभी जो हो रहा है सपोज जेडबलई नीट का होगा तो आप एक बार सर को पूछना तो गुड सेट के जो है आपको बाद में दर्पण से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उतने जो बोर्ड एग्जाम जो है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी कैलकुलेट होंगे और सभी टिपिकल होंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे सिंपल। वहाँ जो क्वेश्चन है नॉर्मली डायरेक्टली ऑप्शन भी होंगे डिपेंड ऑन। ओके सर पवन सर ना पैम्पलेट नहीं हार्ड कॉपी मारते सर, तो मुझे थोड़ी पता चलेगा, सर को पूछो। सर ऐसा तो नहीं कहते हर बार आपको पीडीएफ, इसलिए क्या देखो समझो, जैसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन इस चैप्टर के बता रहा हूँ कि साइक्लोटॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन डैश, क्या बताएंगे आंसर? साइक्लोटॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन डैश, वेलोसिटी, अरे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल गैल्वेनोमीटर, सॉरी आइडियल एमीटर 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर हम क्या लिखते हैं? इंफिनिटी।
ओके बाद में ऐसा भी पूछा डैश कैन मेजर द स्मॉल करंट एंड स्मॉल वोल्टेज बोथ डैश कैन मेजर स्मॉल करंट एंड स्मॉल वोल्टेज बोथ ओके ऑप्शन क्या लिखा पता है एमीटर वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर ओनली पोटेंशियल मेजर करता है करंट कैसे मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर गैलेटर लिखा है कि स्मॉल मेजरमेंट होती है और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो आपको बताएगा इसलिए ये स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से आपने अंडरलाइन नहीं किया होगा इसलिए प्रॉब्लम आती है इससे बताएं कि मैं क्या बता रहा हूँ कि सभी टाइप के एमसीक्यू होने चाहिए गुड सेट एग्जामिनेशन के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशन है कि सभी कैलकुलेशन पार्ट ही पूछेंगे ओके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तब पूरे स्टेटमेंट जो हमने अंडरलाइन किया हमको पता चलना चाहिए वो भी मैंने लिखा था जब करंट कैपेसिटी एन टाइम्स करनी तो रिक्वायर्ड शंट करंट कैपेसिटी एन टाइम्स करनी है सो रिक्वायर्ड शंट कितना होगा ये तो फोर्थ कंप्लीट हो गया ऐसा हुआ ना S is equal to G upon n minus 1 and voltage capacity n times करनी है तो require resistance C into n minus 1 ये दोनों थ्योरी में दोनों फॉर्मूला आपको कंप्लीट कैलकुलेट करके दी थी ओके तो ये जो नॉर्मल चेंज वाले एमसीक्यू पता चलने वो आपको क्लियर मिलने चाहिए और जो आज मैंने लास्ट दो न्यूमेरिकल करवाए 27 28 इसलिए करवाए कि ऐसे भी एमसीक्यू है सपोज एज फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू बता रहा हूं व्हेन सन कनेक्टेड टू द गैलेटर द वैल्यू इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैलेटर व्हेन द सन कनेक्टेड टू द गैलेटर हैज द वैल्यू इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैलेटर the range of current meter would becomes तो इसका मतलब क्या हुआ S is equal to G ओके और S is equal to G होगा S is equal to G तो यहाँ ऐड कर दो क्या लिखेंगे n minus 1 is equal to G upon sorry n minus 1 को G upon S लेकिन ये रेशियो कितना हो गया 1 ये रेशियो कितना हुआ 1 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इसका मतलब करंट कैपेसिटी डबल हो जाएगी इसने क्या पूछा था फिर से बता रहा हूं व्हेन द शंट कनेक्ट टू द गैलेटर हैज अ वैल्यू इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैलेटर जो शंट कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू इक्वल टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ओके द रेंज ऑफ द करंट मीटर वुड बिकम्स a रेंज ऑफ ए मीटर कितनी होगी तो रेंज ऑफ ए मीटर का ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स या 5 टाइम्स n इक्वल टू क्या मिल गया 2 ट्वाइस हो जाएगा तो इसलिए जो भी फॉर्मूला प्रॉपर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्लियर चलो आज इतना ही रखेंगे इसलिए दर्पण में जो एमसीक्यू एक बार पढ़ना शुरू कर देना यहाँ भी मैंने कहा 100 से ज्यादा होंगे कॉम्पिटिटिव को लेफ्ट करेंगे तो भी 100 से ज्यादा एमसीक्यू होंगे क्लियर ओके